वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 8वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अप्रैल महीने के इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 244 ए के बारे में है। अभी जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर वो गवर्नमेंट में आते हैं तो जो ट्राइबल मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं आसाम के, वहां पर वो आर्टिकल 244 ए को इंप्लीमेंट करेंगे। अब ये है क्या पूरा मामला? देखिए, आर्टिकल 244 ए जो है वो आसाम के भीतर एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाने की बात करता है, कुछ ट्राइबल एरियाज को कवर करके। जो ट्राइबल एरियाज इसमें कवर होंगे, वो जो पूरा रीजन कवर होगा, उसके तहत वहां पर एक लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के होने का भी प्रावधान है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन में 1969 में इंसर्ट किया गया था। इसके हिस्ट्री की बात करें तो 1950s में कई सारे जो हिल स्टेट थे वहां पर मांग चलने लगी, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनके द्वारा, कि वो एक अलग से अपना रीजन, एक अलग से स्टेटहुड चाहते हैं। अनडिवाइडेड आसाम में भी ये बात शुरू हुई। 1960s में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उन्होंने ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस तैयार कर लिया और एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करी। काफी लंबे समय तक एजिटेशन करने के बाद फाइनली 1972 में मेघालय एक अलग राज्य बन गया। कार्बी आंगलोंग और जो नॉर्थ काचर हिल्स हैं, वहां पर जो भी लोग थे उनको ऑप्शन दिया गया कि आप या तो मेघालय में चले जाइए या आसाम में आ जाइए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आसाम में ही रहेंगे। फिर सरकार ने उनको कहा कि अगर आप आसाम में ही रहने को राजी हैं तो हम आपके लिए एक नया प्रावधान करेंगे, आर्टिकल 244 ए का, जिसके तहत आपको और कई सारी अथॉरिटीज दी जाएंगी। प्रावधान तो कर दिया गया लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया गया। 1980s में इसकी इंप्लीमेंटेशन की डिमांड काफी तेज हो गई। कई सारे ग्रुप्स ने हाथ में हथियार उठा लिए और जो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी है वो भी इसकी एक कोर डिमांड के रूप में बढ़ने लगी। तो अभी एक लीडर का ऐसा कहना है कि वो अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो वो इसे इंप्लीमेंट कर देंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो हैं, केवल इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है। ये 6वीं अनुसूची से कैसे अलग है? जो 6th शेड्यूल है वो AMTM यानी कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनॉमस काउंसिल का प्रावधान करता है। आर्टिकल 244 क्लॉज 2 और आर्टिकल 275 क्लॉज 1 में आपको इसके प्रावधान मिलेंगे। वहां पर जो सर्टेन रीजन्स हैं उनको ज्यादा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी जाती है। डीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, वेस्ट कार्बी और बोडो टेरिटोरियल रीजन ये इस प्रोविजन के तहत आते हैं। आर्टिकल 244 ए ये इनको और ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करवाएगा अगर इसे इंप्लीमेंट किया जा सका तो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी बांग्लादेश की, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन थी। उन्होंने ये कहा कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे वो बांग्लादेश में उराकुंडी में विजिट करते हैं, जो कि बर्थ प्लेस है मतुआ सेक्ट के जो फाउंडर रहे हैं हरिचंद्र ठाकुर, उनका। इससे जो इमिग्रेंट्स इंडिया में आए हुए हैं मतुआ कम्युनिटी के, वो उनके वोट्स को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनको इलेक्शन कमीशन इशू करता है। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को इलेक्शन के पहले इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके। इस बारे में इलेक्शन कमीशन को अधिकार आर्टिकल 324 से मिलता है, जहां उन्हें यह कहा गया है कि वो इलेक्शंस को सुपरवाइज करेंगे अच्छी तरीके से। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद रिजल्ट अनाउंस होने तक बना रहता है। प्रोविजन में यह है कि अगर कोई व्यक्ति मीटिंग करने वाला है तो उसे अथॉरिटीज को पहले ही बताना होता है ताकि वो उसका वेन्यू क्या है, टाइम क्या है, ताकि एडिक्वेट सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। दो कैंडिडेट्स अगर रैली निकाल रहे हैं, रूट एक ही है, तो जानकारी पहले देनी होती है ताकि समय क्लैश ना करे। जो अथॉरिटीज होती हैं वो सभी पोलिंग बूथ पर जो भी अपने पार्टी वर्कर्स को ऑथराइज्ड वे में रख रहे हैं उनको एक आइडेंटिटी बैज देंगे, जिसमें पार्टी नेम, सिंबल या कैंडिडेट का नाम नहीं होगा, केवल आइडेंटिफिकेशन पर्पज से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ काम नहीं किए जा सकते ड्यूरिंग MCC। कास्ट या कम्युनल फीलिंग का इस्तेमाल वोट्स के लिए नहीं किया जा सकता। कैंडिडेट को अनवेरिफाइड रिपोर्ट के बेसिस पे आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। वोटर्स को ब्राइब नहीं करेंगे या फिर उन्हें किसी भी तरीके से धमकाने का प्रयास नहीं करेंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसके ओपिनियन से आप खुश नहीं हैं उसके घर के सामने डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। पार्टीज पब्लिक एक्सचेकर से पैसा निकालकर एडवर्टीज नहीं कर सकती। मास मीडिया का इस्तेमाल, जो ऑफिशियल मास मीडिया है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी विक्ट्री को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात की। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में यानी CVC के बारे में हमें बेसिक नॉलेज पता है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। न्यूज़ में क्या रही कि इन्होंने अपने जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र ऑफिसर्स के होते हैं उनके रूल्स में, गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किए हैं। अब जो उनका टेन्योर है एक जगह 3 साल तक के लिए हो सकता है। वो 3 साल से ज़्यादा एक समय पे एक जगह पे नहीं रुक सकते।
तो ये काम प्रमुखतः जो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया। पर हमें ये चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए, जो रिवाइज कर लेते हैं इसके विषय में, कि सीवीसी कब सेटअप की गई, किस कमेटी के अंतर्गत सेटअप की गई। तो सीवीसी सेटअप की गई थी 1964 में। जो कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था कि करप्शन दूर करने के लिए, के संथनम कमेटी ने इसे रिकमेंड किया था, राइट। और ये स्टैच्यूटरी बॉडी 1964 में जब स्टैब्लिश हुई तब नहीं बनी थी। ये एक्ट जो था, जो पीसीए एक्ट था, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो एक्ट था 2003 वाला, जब ये पास हुआ 2003 के अंतर्गत, तब इसको स्टेटस मिला था एज अ स्टैच्यूटरी बॉडी का। क्योंकि स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, आई होप आपने वो पढ़ा हो कि स्टैच्यूटरी बॉडी वो बॉडी है जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है जो संवैधानिक रूप से बनाई गई है। तो सीवीसी की बात हम करते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट। रिपोर्ट किसको करती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति है, पार्लियामेंट के प्रति। तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी मेंबरशिप कैसी है, कितने लोग इसके अंदर हैं। तो 3 लोगों का पैनल होता है मैक्सिमम, एक जो इसके चीफ पर्सन होते हैं और 2 और कमिश्नर इसके साथ हो सकते हैं इसमें। इनका काम क्या है, करप्शन से लड़ना और इंटीग्रिटी को बनाए रखना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इनके फंक्शन में ये क्या क्या करते हैं, तो पहली बात कि जब सीवीसी की बात हम कर रहे हैं, हमें पता है विजिलेंस विंग होती है, लेकिन विजिलेंस का अपना कोई खुद का इन्वेस्टिगेटिव विंग नहीं होता, वो सीबीआई की ही इन्वेस्टिगेशन विंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इनकी सुपरिंटेंडेंस होती है वो सीबीआई के ऊपर होती है। और जो ये फंक्शन भी करते हैं, तो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, यानी जो सीबीआई का ही असल में एक प्रारूप है, उसी के द्वारा ये इन्वेस्टिगेट करते हैं ऑफेंसेस को। किस एक्ट के तहत, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत इनका काम है। जो भी करप्शन की कंप्लेन मिलती है या ऑफिस का मिसयूज़ हो रहा है, तो उसके बारे में क्या एक्शन लेना है उसके बारे में रिकमेंड करते हैं। और कौन कौन इनको अप्रोच कर सकता है, कोई भी विसल ब्लोअर बनकर इनको अप्रोच कर सकता है, आप में कोई भी, लोकपाल और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तीनों इनको अप्रोच कर सकती हैं। अब पॉइंट ये है कि इनके पास अपनी इन्वेस्टिगेटिव विंग नहीं है, तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सीबीआई के ऊपर। और सीबीआई की खुद की इन्वेस्टिगेटिव विंग है जो अपनी पावर्स कहाँ से लेती है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से, जिसके तहत सीबीआई बनी है। आई होप आपने पॉलिटी में चीज़ें पढ़ी हों कि सीवीसी और सीबीआई के एक्ट कौन कौन से हैं। हमने थोड़ी बहुत रिवीजन तो कर ही ली है। अब बात आती है कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। इनके जो कमिश्नर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए एक स्पेशल बॉडी होती है। क्योंकि ये स्टैच्यूटरी बॉडी है तो अब वो ऑफकोर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे इनको, लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए जो इनको रिकमेंड किया जाता है राष्ट्रपति को कि किसके रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करेंगे, तो उसके लिए एक बॉडी है जिनमें एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, दूसरे होम मिनिस्टर और तीसरे जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो होते हैं। अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कोई पार्लियामेंट में नहीं है तो जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसके जो लीडर है वो तीनों मिल के बैठते हैं और उनकी जो रिकमेंडेशन होती है जिसको पिक करते हैं वही फिर चुना जाता है। एक पॉइंट और कि इनके जो चेयरपर्सन है या कमिश्नर है उनकी कितनी टेन्योर होता है, तो टेन्योर होता है 4 साल का या फिर 65 साल का, जिसमें वो पहले हो जाएगा। 65 साल के हो गए पहले तो पहले उनका टेन्योर समाप्त हो जाएगा। और इनका रिमूवल कैसे होगा, जब अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा हो रही है तो रिमूवल भी प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। और किन किन चीज़ों पे हो सकता है, या तो वो मिसबिहेवियर हो या फिर इनकैपेसिटी हो या फिर इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड हो, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उसके बारे में, या फिर इनको किसी चीज़ की सज़ा मिली हो या कोई पेड एम्प्लॉयमेंट लेते हुए इनको देखा गया हो। और ये राइट कर सकते हैं अपना रेजिग्नेशन किसको, तो प्रेसिडेंट को। ये एक एआई पोर्टल है, यानी एआई का इस्तेमाल करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये एक टूल है असल में, सुपेस जो पोर्टल एक टूल है जो कि जजेस को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। क्या इन्फॉर्मेशन, कि अगर कोई जज कोई केस की सुनवाई कर रहे हैं तो आप ही सोचिए सीधा उन्होंने सुना और जजमेंट दे दिया, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के बारे में बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, पहले क्या जजमेंट रही है, क्या कॉन्सेप्ट है, उन सबकी क्लैरिटी चाहिए होती है। तो ये सारा जो किसी भी चीज़ से रिलेटेड डेटा है या फैक्ट है उसको जमा करेगा और जजेस को अवेलेबल कराएगा। तो ये एआई पोर्टल है जो कि रिसर्च को काफ़ी ईजी बना देगा। किसी लाइब्रेरी में जाके हज़ारों किताबें नहीं खंगालनी पड़ेगी, उन्हें गूगल सर्च नहीं करना पड़ेगा हर चीज़ के बारे में। और ये याद रखिए जजमेंट नहीं देगा, ये केवल फैक्ट को प्रोसेस करेगा, देगा कि ये फैक्ट्स हैं, आप इसको देखिए, उसके हिसाब से अपना निर्णय वो लेंगे बाद में। तो इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक हाइब्रिड सिस्टम है। और करेगा क्या, ये कस्टमाइज जो केस की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई फाइनेंशियल केस है तो उसमें आपको फाइनेंशियल डेटा चाहिए, बैंकों का केस चल रहा है तो बैंक का डेटा चाहिए, तो वो सारा डेटा ये आपको प्रोड्यूस करके देगा। इससे टाइम बचेगा, डिले कम होंगे और जजेस के पास ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से वो जजमेंट दे पाएंगे। इससे हमारी सर्विस डिलीवरी और ज़्यादा पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और कॉस्ट एफिशिएंट यानी थोड़ी सस्ती हो पाएगी। ये था एआई पोर्टल सुपेस के बारे में डेटा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स के बारे में। हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक नया ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट किया है जो कि है ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स। इसके अंदर कई बदलाव किए गए हैं। बदलाव ये किए गए हैं, कई सारी जो अपलेट बॉडीज़ थी
उनके कार्य को अलग अलग और जुडिशल बॉडीज़ को भेजा गया है। जैसे हमें पता है कि केवल इंडिया में जो जुडिशल न्यायिक प्रणाली है उसमें कोर्ट्स होते हैं, इनके अलावा अलग जुडिशल बॉडीज़ भी होती हैं, कुछ ट्राइब्यूनल्स होते हैं। तो उसी तरह ये जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को शक्ति प्रदान करता है कि वो जो ऐसे ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएंगे इनमें किसको अपॉइंट करना है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, कितनी सैलरी दी जाएगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके एम्प्लॉयमेंट के, इसके ऊपर लॉ बना सकेगी। तो इसके अंदर चेयरपर्सन और जो मेंबर्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स होंगे वो कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये जो अपॉइंट करेंगे चेयरपर्सन वगैरह, इसको रिकमेंड कौन करेगा? तो एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होगी, यानी सरकार ये डिसाइड करेगी कौन कैसी सैलरी लेगा और किस तरह के उनके अपॉइंटमेंट का टर्म रहेगा, कितने टाइम तक उनको अलाउंस दिया जाएगा, कब रिजाइन करेंगे, कब रिमूवल होगा। लेकिन जो उनको चुनने की प्रक्रिया है उसके लिए एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होगी, जिस कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको हेड करेंगे, और या फिर कोई अगर सुप्रीम कोर्ट के जज वो अपॉइंट करते हैं तो वो उसको हेड करेंगे। तो इसके अंदर एक चेयरपर्सन होंगे ट्राइब्यूनल्स के, जिनका 4 साल का पीरियड होगा, या फिर जब तक वो 70 साल के हो जाए तब तक का, राइट। और इसके अलावा जो बाकी मेंबर ट्राइब्यूनल्स के होंगे उनका एज 67 ईयर्स या 4 साल की पूर्ति क्या होगा, राइट। तो ऑर्डिनेंस ये जो कर रहा है ये कई सारे ट्राइब्यूनल्स और अपलेट अथॉरिटीज़ को फाइनेंस एक्ट से बाहर निकालता है। जैसे एयरपोर्ट अपलेट ट्राइब्यूनल जो बनाया गया था 1994 में, और इसके अलावा जो अपलेट बोर्ड बना था ट्रेड मार्केट्स एक्ट के तहत उसको हटाया गया। फिर जो एक फिल्म सर्टिफिकेशन अपलेट ट्रिब्यूनल था उसको हटाया गया। तो ये सारे जो ट्राइब्यूनल्स थे जिनका उतना काम रहा नहीं, अब तो उनको हटा दिया गया कि भाई कोई अपील आपको अगर ट्रेड मार्केट्स एक्ट में लानी है तो आप इस बॉडी के पास जाएंगे, अगर फिल्म सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड वाला कुछ इशू आता है तो आप इस बॉडी के पास, इस ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे। तो इन ट्राइब्यूनल्स को हटा के कोशिश की गई है कि कुछ नया ऐसा बॉडी बनाया जा सके, जुडिशल बॉडी। तो ये ऑर्डिनेंस था। समझने की बात यह है कि एक सर्च कमेटी होगी जो इन चीज़ों को कैसे कौन चुनता है उसको लीड करेगी। ये हो गई किस चीज़ की बात? ट्राइब्यूनल रिफॉर्म की बात। क्यों रिफॉर्म किया गया? क्योंकि ये जो ट्राइब्यूनल से ऑलरेडी इन पर कोई विशेष कार्य हो नहीं रहा था, तो इनके बदले में एक नया ट्राइब्यूनल बनाने की बात की गई है। तो ट्राइब्यूनल्स में होते क्या हैं? ट्राइब्यूनल एक कासी जुडिशल इंस्टीट्यूशन है जो कि जैसे CAT, बताइए नाम इसका फेमस है, क्वेश्चन भी आ चुका है इस पर। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है। इस तरह के ट्राइब्यूनल्स होते हैं जो किस चीज़ का काम करते हैं, कोई भी अगर प्रशासनिक समस्या होती है उनके बारे में ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। तो 2 आर्टिकल भी है, आर्टिकल 323A, 323B, जो बात करते हैं ट्राइब्यूनल्स के विषय में कि उनके पास कैसे कैसे उनको डील करना है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके लिए प्रोविजन दिया गया है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं और क्या नया ऑर्डिनेंस आया है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल 2021 के बारे में बात करते हैं। इंडिया में जो कॉपीराइट को लेकर चीज़ें हैं वो काम करती हैं 2 चीज़ों पे, कॉपीराइट एक्ट 1957 और कॉपीराइट रूल्स 2013। उसके अलावा कोई ज़्यादा चेंजेस कॉपीराइट पे किए नहीं गए। तो अब एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसके तहत रूल्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का सहारा लिया है कि अब इलेक्ट्रॉनिकली जो कम्युनिकेशन होगी कॉपीराइट ऑफिस की वो काम करेगी, ताकि अभी तक पेपर भरते थे, फॉर्म जमा होता था, अपनी पेपर को सबमिट करोगे तब कॉपीराइट आपको मिलेगा उसके ऊपर, कि कोई और उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कॉपीराइट लेने के लिए अभी तक कागजी सिस्टम फॉलो होता था। अब जाके डिजिटल एरा में अभी गवर्नमेंट को होश आया है और गवर्नमेंट ने बोला है कि चलो भाई अब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का सहारा लेते हैं। और ये जो अमेंडमेंट है, ये जो नए चेंजेस हैं, ये क्या करेंगे? ये बाकी चीज़ों को भी उसी हिसाब से बदलाव कर देंगे। मतलब अब आपको ऑफिशियल गैजेट में उसको पब्लिश नहीं करना पड़ेगा जो आपने कॉपीराइटेड मटेरियल है। आप बस ऑफिशियल गैजेट की वेबसाइट पे अपना जो आर्टिकल है या जो भी चीज़ है जिस पे आपको कॉपीराइट चाहिए उनको भेज देंगे, उनकी वेबसाइट पे रहेगा, ज़रूरी नहीं कि वो छपे, राइट। और इसके अलावा एक एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आएगी। जो कॉपीराइट सोसाइटीज़ होती हैं जो रजिस्टर करती हैं कॉपीराइट मटेरियल को, वो हर साल एक एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पब्लिक करेगी जिसमें मेंशन होगा सब चीज़ों के बारे में। कुछ वर्ड्स को, जो बोर्ड्स हैं उनको मर्ज किया गया है, यानी कॉपीराइट रूल्स को लेके, फाइनेंस एक्ट को लेके जो बदलाव थे कि भाई उनको अब अपीलेट बोर्ड के साथ मर्ज कर दिया गया है। कॉपीराइट बोर्ड और अपीलेट बोर्ड अब मर्ज हो गए, यानी आपको अगर पहले जो अलग अलग जगहों पे आप अलग जगह अपील करेंगे, अलग जगह पहले फाइल करेंगे, जो प्रॉब्लम आ रही है उन सबसे मुक्ति और एक ही जगह रिजोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये है कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स की बात। इसके अलावा अब देख भी लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, उसको आपको रजिस्ट्रेशन कराना है या कुछ करना है, तो अब पहले क्या होता था, अब सब कुछ कागजी तरीके से होता था। जो प्रोसेस होता है इंडिया में काफ़ी समय लगता था, अब सब कुछ एक सॉफ्टवेयर के साथ होगा और काफ़ी कम समय में हो जाएगा। अब एप्लीकेंट पहले 10 या 10 पेज भी अपने सोर्स कोड के कॉपीराइट के लिए भेज सकता है, फाइल कर सकता है। अगर 20 पेज से कम का सोर्स कोड है, मान लीजिए 100 पेज की किताब है, तो आप पहले 10 पेज और आखिरी 10 पेज भी भेज सकते हैं कि भाई ये मेरा सोर्स कोड है, मुझे चाहिए इस पर कॉपीराइट। ये होता है इनिशियल टाइम के लिए। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन का टाइम लाइन की जो लिमिट है,
अब 180 दिन है, 180 दिन में जो गवर्नमेंट है उसको मोर और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली आपकी एप्लीकेशन को पढ़ सकती है। अच्छा, ये आपने डेटा दिया, ये चीज़ आपको चाहिए, इसके ऊपर कॉपीराइट चाहिए, ये देखना पड़ेगा। पब्लिक डोमेन में पहले से अवेलेबल तो नहीं है वो, या फ्री चीज़ के ऊपर आप कॉपीराइट तो नहीं ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट में चेंजेस किए गए हैं। तो अगर कोई स्टेटमेंट यूपीएससी प्रीलिम्स में से आता है तो आप इसको छांट सकते हैं इस हिसाब से। नेक्स्ट आर्टिकल दरबार मूव के बारे में है। हाल ही में जो एक लंबे समय से परंपरा चली आ रही थी जम्मू और कश्मीर में वहां की राजधानी को बदलने की, उसे तोड़ दिया गया। देखिए होता क्या था कि मई से अक्टूबर तक श्रीनगर में कैपिटल होती थी, क्योंकि जम्मू में काफ़ी गर्मी होती थी। और जब यहाँ पर सर्दियाँ आ जाती थी नवंबर से अप्रैल के दौरान, तो कैपिटल को शिफ्ट किया जाता था जम्मू में। इस दौरान सारे रिकॉर्ड्स को फिजिकली ट्रांसफ़र किया जाता था। बहुत बड़ी संख्या में लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता था। लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्चा आता था। इस प्रथा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। ये कहा गया है कि अब जो फिजिकल मूवमेंट है डॉक्यूमेंट्स का वो नहीं होगा, रदर डॉक्यूमेंट्स को अब ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। जो बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं केवल उन्हीं का फिजिकल मूवमेंट किया जाएगा। ये बाई इनवर्स शिफ्टिंग है सिविल सेक्रेटेरिएट और बाकी के ऑफिसेस की जम्मू से श्रीनगर में, समर और विंटर में। इसे ही दरबार मूव कहा जाता है, या आप इसे कैपिटल का मूवमेंट कह लीजिए। समर में कश्मीर और विंटर में जम्मू वहाँ की कैपिटल होती है। ड्यूरेशन की बात करें तो मई से अक्टूबर फॉर श्रीनगर और नवंबर से अप्रैल फॉर जम्मू। वैसे ये प्रथा बहुत पुरानी है। 149 साल पहले जम्मू के एक डोगरा रूलर हुआ करते थे जिन्होंने अपनी बाउंड्रीज को कश्मीर तक फैला लिया। महाराजा रणबीर सिंह, जो कि महाराजा गुलाब सिंह के तीसरे बेटे थे, जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के फाउंडर रहे हैं। 1872 के आसपास जब मई के महीने में उन्हें जम्मू में काफ़ी गर्मी लगने लगी, तो उन्होंने कहा कि आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मीकूल का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डर्मीकूल था नहीं। तो उन्होंने कहा कि डर्मीकूल तो नहीं है, लेकिन हमारी जो टेरिटरी है वो श्रीनगर तक है, तो हम वहाँ कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं। इससे हमें डर्मीकूल वाली फील आ जाएगी। उसके बाद से ये परंपरा चली आती रही है। उसी पर सरकार ने ये डिसीजन लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल राइट टू चूज रिलीजन और रिलीजियस कन्वर्जन की इशू पर है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इस मुद्दे को पॉइंट आउट किया। रीजन ये था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन रखी गई जिसमें यह कहा गया कि इंडिया में कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो लगातार जबरदस्ती रिलीजियस कन्वर्जन में इन्वॉल्व हैं। वो बाई हुक और बाई क्रुक कन्वर्जन करवाते हैं, जिसके लिए वो थ्रेट्स, इंटिमिडेशन और ब्राइब यानी कि धमकियों का और पैसे के लालच का हर तरीके का इस्तेमाल करते हैं। पिटीशन में यह भी कहा गया कि कोर्ट को डायरेक्ट करना चाहिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो ब्लैक मैजिक, सुपरस्टिशन और रिलीजियस कन्वर्जन इसको लेकर डायरेक्टिव्स दें और केंद्र और राज्य इस संबंध में कार्यवाही करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को एंटरटेन करने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि कोई व्यक्ति अगर 18 साल से अधिक उम्र का है तो उसके पास ये अधिकार है कि वो चूज करे कि उसका रिलीजन क्या होना चाहिए। आर्टिकल 25 के तहत हर व्यक्ति के पास ये फंडामेंटल राइट है कि वो फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट कर सकता है रिलीजन को। पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ इसका डेफिनेटली वायलेशन नहीं किया जा सकता। जो रिलीजियस फेथ है वो फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी का भी पार्ट है। हेंस हर व्यक्ति अपने रिलीजियस मैटर में खुद ही जज होता है, फाइनल जज होता है। कोर्ट किसी पर्सन की चॉइस का जजमेंट नहीं करेगा, ना उनके रिलीजन के मामले में, ना ही उनके लाइफ पार्टनर के मामले में। देखिए बिल्कुल ऐसी ही बात 2017 के जस्टिस केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी आई थी, जब मामला चल रहा था राइट टू प्राइवेसी का। राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था और ये साफ कह दिया गया था कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का ही पार्ट है, इसलिए आर्टिकल 21 के अंतर्गत आ जाता है। तो राइट टू प्राइवेसी के तहत भी हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपने रिलीजन को, अपने लाइफ पार्टनर को कैसे चूज करता है। ये उसका अपना पर्सनल फेथ का मैटर है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरीके से खारिज किया। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में है। अभी हाल ही में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने श्री सुशील चंद्रा जी को, जो कि सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर थे, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। देखिए जो इलेक्शन कमीशन होता है वो एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके पास फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी है देश में। ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करवाते हैं। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, जैसा प्रेसिडेंट को समय समय पर लगे, जितना भी नंबर वो चाहते हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया। वर्तमान में कितने हैं?
एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एट प्रेजेंट और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। स्टेट में बाकी उनकी हेल्प के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी होते हैं जो कि आईएएस रैंक के ऑफिसर होते हैं। अपॉइंटमेंट और टेन्योर की बात करें तो प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स दोनों को ही अपॉइंट करते हैं। टेन्योर या तो 6 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए तब तक का होता है। सैलरी, पर्क्स और जो स्टेटस होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है, बिल्कुल एक्विवेलेंट होता है। रिमूवल की बात करते हैं, वो अपने पद से किसी भी समय रिजाइन कर सकते हैं या उन्हें उनके टर्म के पूरा होने के पहले भी रिमूव किया जा सकता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होगा क्योंकि रिमूवल पार्लियामेंट से होता है और बिल्कुल उसी प्रोसेस से होता है जिस प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, ठीक है। न्यूज़ में रहा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने एक ऑनलाइन ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया है शेड्यूल कास्ट के लिए, जिसके अंदर वो अपनी समस्याएं बता सकेंगे और उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी। तो जैसे ये चीज़ न्यूज़ में आई तो हमें याद रहना चाहिए कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट क्या है। ये असल में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 338 के अंदर ये इस्टेब्लिश की गई है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहे कि पहले ये अलग बॉडी नहीं थी। नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक ही बॉडी थी, अलग कमीशन 2003 में अमेंडमेंट किया गया और 2004 में जाके सेपरेट बॉडी बनी शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, राइट। और जो इसका कॉम्पोजिशन है वो क्या है, किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आती है, तो आर्टिकल 338 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आती है, 338A के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आती है। और इसका कॉम्पोजिशन ये है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और प्रेसिडेंट ही बताते हैं कि इनकी सर्विस की कंडीशंस क्या होंगी। ये आपने ज़रूर पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो इनका ही ग्रीवांस पोर्टल आया है ऑनलाइन और जो इनके फंक्शन है वो क्या है ये जान लेते हैं पहले। इनके फंक्शन क्या है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल सेफगार्ड शेड्यूल कास्ट को उपलब्ध है उनकी कैसे काम कर रहे हैं वो, इंक्वायरी करना कि कोई कंप्लेन इन तक आई है तो, और पार्टिसिपेट करना प्लानिंग प्रोसेस में कैसे उनकी इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट की जा सकती है। इसके अलावा रिपोर्ट देना प्रेसिडेंट को एनुअली हर एक साल कि क्या सेफगार्ड्स हैं और कितना सेफगार्ड काम कर रहे हैं। तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये पोर्टल असल में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिल के लॉन्च किया गया है। तो जो ये कोलैबोरेशन है ये असल में भास्कर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ मिल के डिज़ाइन किया गया है, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो याद रखिए जब आपको बोला जाए कि ये पोर्टल किसके द्वारा बनाया गया तो अक्सर आप सोच सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी मिनिस्ट्री शेड्यूल कास्ट के साथ डील करती है। तो यहाँ उससे मतलब नहीं है, यहाँ असल में ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही एक सेंटर के द्वारा ये कोलैबोरेट करके बनाया गया है। क्या करेगा, आप ई फाइलिंग हो पाएगी कंप्लेंट्स की और ग्रीवांसेस की, जिससे उनको ट्रैक किया जा सके, हियरिंग प्रोसेसिंग को आसान बनाया जा सके उनको समस्या हो तो, और ई कोर्ट की तरह एक काम करेगा ये, जिससे कि जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनकी जो समस्या है उनको समय रहते आसानी से सहूलियत के साथ सॉल्व किया जा सके। तो ये है एक पोर्टल और हमने जाना नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है अभिजीत सिन्हा कमेटी की। नागालैंड गवर्नमेंट ने सोचा है कि वो जल्द ही एक जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी बनाएगी और अपने लिए एक रजिस्टर बनाएगी ताकि जो स्टेट की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, जो वहाँ के जनजातीय समूह हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी। इसको हेड करेंगे होम कमिश्नर अभिजीत सिन्हा। इसके अंदर कोशिश ये की गई है कि जो यहाँ के 25 ट्राइबल और नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए, रजिस्टर बनाया जाए, जैसे असम में हमने बनते देखा है। तो नागालैंड गवर्नमेंट ने 2019 में ही लॉन्च किया था, लेकिन कुछ विरोध सिविल सोसाइटी और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का वहाँ हुआ था, इस कारण इसको रोक दिया गया था। और इनकी कट ऑफ डेट है 1 दिसंबर 1963 की, कि उसके बाद जो भी यहाँ आया है उसको परमानेंट रेजिडेंट का यहाँ आप एक तरह से लाइसेंस दे देंगे। तो ये बात हो गई। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के बारे में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जहां उन्होंने कहा कि सेंटर को कि भाई हमारी हाई कोर्ट के कोलेजियम के जो रिकमेंडेशंस हैं, जिन जजेस के नाम उन्होंने लिए हैं, उनका नाम आप जल्दी से जल्दी क्लियर करो। लेकिन जो इन्होंने डायरेक्टिव दिया कि भाई इस टाइम फ्रेम के अंदर, इतने दिनों के अंदर इसको क्लियर करो, ये असल में जो सरकार, सेंटर और कोर्ट के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था जुडिशरी के बीच में, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं, उसके विरोध में जाता है। तो कहानी क्या है? देखिए कहानी ये है कि कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होते हैं उनको लेके हमेशा से विवाद रहा है। अभी इंडिया में कोलेजियम सिस्टम फॉलो किया जाता है जिसकी संविधान में कहीं जगह नहीं है। तो पहले जजेस, फर्स्ट केस हुआ, सेकंड जज केस हुआ, थर्ड जज केस हुआ अपॉइंटमेंट को लेके। उसके बाद लेजिस्लेचर्स ने एनजेसी पास करा लिया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, ताकि उसके थ्रू जजेस को अपॉइंट किया जाए। लेकिन
उसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया जुडिशरी ने, बोल के कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तब जब बाद में कुछ एक एग्रीमेंट बना दोनों के बीच में कि जब अपॉइंटमेंट होगा तो कॉलेजियम इस सिस्टम को फॉलो करेगा। उस सिस्टम के अंदर एक प्रोसीजर था, एक नियमावली थी। ये जो सरकार को बोला गया सेंटर को कि भाई इस टाइम फ्रेम के अंदर ही फैसला ला के दो हमें, या क्लियर करके दो नाम, तो ये उस गाइडलाइन के खिलाफ जाता है। तो पहले देखते हैं कि एमओपी जो मेमोरेंडम प्रोसीजर था हाईकोर्ट को लेके था क्या। हाईकोर्ट के जजेस को लेके सीधी सी बात थी कि पहले हाईकोर्ट का जो कॉलेजियम होगा वो रिकमेंड करेंगे कुछ नाम। तो हाईकोर्ट के कॉलेजियम में हेड कौन करेगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट का हाईकोर्ट का होगा वो उसको लीड करेगा। हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस लीड कर रहा है, एक कॉलेजियम है, उन्होंने कुछ नाम जजेस के भेजे कि भाई ये हमें जजेस के नाम चाहिए। फिर सेंटर को वो रिकमेंडेशन मिलेगी कि भाई हाईकोर्ट ने बोला है कि इन्हें ये जज चाहिए हाईकोर्ट के लिए। फिर वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से पूछेगी कि भाई क्या लग रहा है, ये जजेस अच्छे हैं या ख़राब है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और साथ ही साथ वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से मांगेंगी इनपुट्स कि आप बताइए क्या इनके ऊपर कोई केसेस या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट को फाइल मिलेगी, क्या स्टेट गवर्नमेंट का इनपुट है, क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो का इनपुट है, वो सब लेके वो उसको भेजेगी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास कि भाई देखिए ये बातें हैं, हमारा ये व्यू पॉइंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम उन नामों को क्लियर कर देती है कि हाँ हाई कोर्ट की कॉलेजियम ने ये नाम भेजे थे हाई कोर्ट के जजेस के लिए, स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन ये है, सेंटर की रिकमेंडेशन ये है, और ये आईबी की इनपुट्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी हाँ ठीक है, यस या नो। तो फिर यस या नो भेजने के बाद दोबारा वो भेजती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो फाइल कि भाई या तो हम लेंगे या नहीं लेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसी स्टेप में जब वो सेंटर को भेज रही है दोबारा आईबी के बाद, तब वो सुप्रीम कोर्ट पूछेगी सेंटर से कि भाई आपको क्या लग रहा है, रखना चाहिए इन लोगों को या रिजेक्ट कर देना चाहिए इनका नाम। तो अगर कोर्ट कहे, अगर वो कह रहे हैं हाँ रख लो या नहीं मत रखो, तो वो उनसे पूछेगी कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उनकी बात माने, चाहे तो उनकी बात ना माने, राइट। फिर उसके बाद वो दोबारा उनको भेजेंगे भाई हमने क्लियर कर दिया है, ये अपॉइंटमेंट है, और गवर्नमेंट को वो अपॉइंटमेंट मानने पड़ेंगे कि भाई ये अपॉइंटमेंट कॉलेजियम ने लिख के भेजी थी, आप तो पास करना ही पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर हो गया। इस प्रोसीजर में खास बात ये थी कोई टाइम फ्रेम की बात नहीं की गई थी कि कितने टाइम फ्रेम के अंदर आपको क्लियरेंस देनी है, आईबी से क्लियरेंस आएगी या सेंटर क्लियरेंस देगा या स्टेट गवर्नमेंट क्लियरेंस देगी। तो अब जो कॉलेजियम पे डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि भाई अब आपको हमें इस टाइम फ्रेम के अंदर बताओ, तो ये जो पहले चीज़ें सेट थी उसके विरोध में जाता है। तो असल में उनकी जो जजेस की अपॉइंटमेंट काफ़ी स्लो हो रही है, तो इसको तेज़ करने की प्रक्रिया है ये। पर इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर हम कंसल्ट ना करें आईबी से या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके कुछ समस्याएं जजेस को लेके हैं, तो वो सामने नहीं आएंगी, तो प्रॉब्लमेटिक आगे जाके जुडिशरी के लिए हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में है। इंडिया में देखिए केसेस का बैकलॉग बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर चिंतित है। उन्होंने अभी इस बात पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्हें चाहिए कि वो एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। तो क्या संविधान ऐसा कोई प्रावधान करता है? निश्चित तौर पर हमारे संविधान का आर्टिकल 224 का जो क्लॉज ए है वो इस संबंध में प्रावधान करता है। पूरा मामला समझते हैं। देखिए, रेगुलर अपॉइंटमेंट जो होना चाहिए, पिछले 2 सालों में 40% वैकेंसीज हैं इंडिया के वेरियस हाई कोर्ट्स में एज एवरेज की अगर हम बात करें तो, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं उनको यह कहा गया कि अब वो नाम रिकमेंड करके इस प्रोसेस को इनिशिएट करें कि एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाए। कौन कौन से ऐसे हाई कोर्ट होंगे जहां पर एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस बारे में भी कुछ बोला? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऐसा हाई कोर्ट है जहां पर जो भी सैंक्शन स्ट्रेंथ है 20% से ज्यादा वैकेंसी वहां पर बनी हुई है, तो वहां पर एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाए। एडहॉक का मतलब आप समझते हैं ना, टेम्परेरी होता है। 20% का मतलब यह है कि 10 जज होने चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, 8 से कम जजेस हैं तो फिर वहां पर एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाए। कोई भी पार्टिकुलर कैटेगरी ऐसी है जहां पर केसेस 5 साल से अधिक समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं, लाइक कई सारे मर्डर के केसेस 5 साल से अधिक समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं, या 10% किसी कैटेगरी में ऐसे केसेस हैं जो 5 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, या फिर कोई कैटेगरी ऑफ केस ऐसा है जिसका डिस्पोजल रेट बहुत कम है। लाइक अगर बाकी हाई कोर्ट्स में वो केसेस 2 साल में फाइनल कर दिए जाते हैं उस पार्टिकुलर कैटेगरी के, लेकिन सर्टेन हाई कोर्ट्स में 5 साल 7 साल 10 साल से वो केसेस पड़े हैं, तो वहां पर उस कैटेगरी में एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। अब एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट होता कैसे है? हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 224 क्लॉज ए, जो ये प्रावधान करता है कि वो जज जो अपनी सर्विस कंप्लीट करके रिटायर हो चुके हैं उनको हम हाई कोर्ट में वापस से बुला सकते हैं और उनको
कुछ पुराने केसेस सौंपे जा सकते हैं कि आप इनको डिस्पोज करिए, खत्म करिए। अब ये अधिकार है किसके पास? सही शब्दों में कहूं तो ये अधिकार उस पार्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मनमानी तरीके से ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करते वक्त उन्हें 2 लोगों की कंसेंट लेनी पड़ती है। सबसे पहले तो उन्हें कंसेंट लेनी होगी प्रेसिडेंट की, कि मैं इस हाई कोर्ट में इन लोगों को एडहॉक जज यानी कि टेम्परेरी जज के रूप में अपॉइंट करना चाहता हूं। दूसरा कंसेंट उनको उस व्यक्ति की लेनी होगी जो अपॉइंट होने वाला है। अब उसे सर्विस देनी ही नहीं है तो क्या जबरदस्ती तो बिठा नहीं दोगे? तो उनकी भी कंसेंट लेनी पड़ती है। तो प्रेसिडेंट की प्रायर कंसेंट वो लेते हैं। उस हाई कोर्ट में उस व्यक्ति ने सर्व किया हो या किसी अन्य हाई कोर्ट में भी सर्व किया है, तो अगर वो विलिंग है तो आप उन्हें उस हाई कोर्ट में एडहॉक जज के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं। जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, वो सबसे पहले जजेस का एक पैनल तैयार करते हैं उन लोगों का जो विलिंग है सर्व करने के लिए। इसके लिए पहले उनकी कंसेंट भी ली जाती है कि क्या आप चाहते हैं कि आप सर्व करें रिटायरमेंट के बाद। और जो भी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होता है जजेस के अपॉइंटमेंट का, उसमें जो भी प्रोसीजर दिया गया है उसे फॉलो किया जाता है। क्योंकि ध्यान दीजिए कि जो नॉमिनीज हैं वो ऑलरेडी एक बार जज रह चुके हैं, तो मैटर को आईबी या किसी अदर एजेंसी के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं भेजा जाता। इससे जो प्रोसीजर में समय बहुत ज्यादा लगता है इनिशियल अपॉइंटमेंट में, वो कम हो जाता है। मुझे नहीं पता आपको आइडिया है कि नहीं है, लेकिन जब भी कोलिजियम किसी लॉयर को एज ए जज अपॉइंट करता है तो उसके पहले उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि उनके बैकग्राउंड में, उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी ऐसा तो नहीं जो इंडिया की सिक्योरिटी या जुडिशियल सिस्टम के लिए थ्रेट हो। इसके लिए जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनकी पूरी जांच पड़ताल करता है। कई बार तो ये लोग बहुत मजेदार इन्वेस्टिगेशन भी लेकर आते हैं। लाइक आईबी ने एक बार रिपोर्ट सौंपी थी एक लॉयर के बारे में कि इनको आपको जज नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। इतना ज्यादा शराब पीते हैं कि इनके फ्रेंड्स इनको बूजर बुलाते हैं। बूजर का मतलब पियक्कड़ आदमी। बाद में पता ये चला कि उस लॉयर ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। हाँ, ये सच था कि उनके फ्रेंड्स उनको बूजर बुलाते थे, लेकिन वो सिर्फ मजाक में। तो कई बार आईबी के इन्वेस्टिगेशन पे क्वेश्चन भी रेज किया जाता है। देखिए, कई तरीके होते हैं गवर्नमेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट को कंट्रोल करती है। लाइक आपको पता है कि आईबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करती है। तो अगर होम अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो चाहे तो आईबी के जरिए किसी व्यक्ति के पास्ट में कुछ ऐसी चीजें निकलवा सकती है जिसके जरिए ये कहा जा सके कि इस व्यक्ति को जज ना बनाया जाए। अब देखिए, ये तो हो गया कि चूंकि वो पहले से एक बार जज बन चुके हैं तो इन्वेस्टिगेशन हुई ही होगी, तो ये सब नहीं करना पड़ता, टाइम बच जाता है जब एडहॉक जजेस अपॉइंट होते हैं। तो चीफ जस्टिस जो हैं उसके बाद रिकमेंडेशन प्रोसेस 3 महीने में कंप्लीट करके उन्हें अपॉइंटमेंट के तौर पर अपॉइंट कर देते हैं कि वो सर्व करना स्टार्ट कर दें। अब ऐसा नहीं है कि वो रिटायर हो चुके हैं तो यहाँ आएंगे तो बहुत सीनियर जज बन जाएंगे। पता चला कि सीनियरिटी के मामले में उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की नौबत आ जाए। नहीं, जब वो अपॉइंट होते हैं तो उन्हें जूनियर मोस्ट माना जाएगा। मतलब वो जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं उनकी सीनियरिटी के लिए थ्रेट क्रिएट नहीं करते। जो एडहॉक जज होते हैं वो किसी भी लेवल पे, टेन्योर की बात करें तो जनरली 2 या 3 साल के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है, डिपेंडिंग कि वो कितने समय के लिए अपॉइंट हो रहे हैं। एक बार में एक कोर्ट में 2 से 5 एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है, डिपेंडिंग कि कितने ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। वर्क की बात करें तो यूजुअली उन्हें तभी अपॉइंट किया जाता है जब बहुत ज्यादा बैकलॉग हो। तो यूजुअली उन्हें 5 साल से पुराने केसेस दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप इनको क्लियर कर दीजिए। जो एडहॉक अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनको किसी और लीगल वर्क, एडवाइजरी या आर्बिट्रेशन का काम नहीं सौंपा जाता। सर्टेन केसेस दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, आप उन्हें सॉल्व करिए। अगर कोई डिवीजन बेंच बनानी है किसी स्पेसिफिक मैटर के लिए तो उसे केवल एडहॉक जजेस के ग्रुप से ही भी बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि वहां पर आपको सिटिंग जजेस को भी लगाना पड़ेगा। सैलरी और अलाउंसेस की बात करें तो जो सर्विंग जजेस हैं बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा। अब बुला के बेइज्जती थोड़ी कर देंगे कि बुला दिया और सैलरी भी कम दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल इक्विवेलेंट देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है, सपोज करिए कि जो सर्विंग जज हैं उनकी सैलरी 150,000 है, 1,50,000 है। अब जो आया है वो ऑलरेडी 75,000 की पेंशन ले रहा है, तो 1,50,000 देकर फिर 75,000 ऐड करके तो ज्यादा हो जाएगा ना। ऐसा नहीं है, तो फिर उनको एडिशनल केवल 75,000 ही दिया जाएगा। मतलब जो सिटिंग जज हैं उनके इक्विवेलेंट उनको सैलरी एंड अलाउंसेस दिए जाएंगे। जो भी परमानेंट या एडिशनल जजेस को अवेलेबल हैं वो उनको भी अवेलेबल होंगे। हमारा अगला आर्टिकल है पब्लिक इंटेंट डेटा के बारे में। वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। यहाँ पर डेटा जो इकट्ठा करा जा रहा है वो इसीलिए इकट्ठा करा जा रहा है ताकि आम जन की जीवन को और बेहतर बना सके। अब आपको मालूम है कि जो पब्लिक पर्पस डेटा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब पब्लिक इंटेंट का मतलब होता है पर्पस, सिंपल भाषा में। तो जो पब्लिक पर्पस, पब्लिक के लिए जो काम कर रहे हैं उनके जो डेटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले कर सकता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे पब्लिक सेक्टर में। अब पर्टिकुलरली बात करें अगर पब्लिक इंटेंट डेटा की, तो इसको कलेक्ट क्यों किया जाता है? सबसे पहले तो आप देखें, इसका सीधा सीधा काम यह है कि लोगों को और ज़्यादा बेहतर सुविधाएं दी जा सके।
जो भी आपकी पब्लिक पॉलिसीज हैं उनको किस तरीके से डिजाइन करना है, उनका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, मॉनिटरिंग कर पाए, एवेल्युएशन कर पाए, इन सब को बहुत अच्छे तरीके से करा जा सकता है। ये जो डेटा है ये प्री रिक्विजिट के तौर पे काम आएगा, मतलब अगर कोई भी पॉलिसी बनानी तो उसके लिए ये डेटा एज अ सोर्स काम आ जाएगा। इसके साथ में आप देखें वेलबींग भी इंश्योर होगी आम जन की, साथ में जो सर्विस डिलीवरी है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। और एक और खास बात, मान के चलिए 10 लोग बीमार हैं 10,000 लोगों में से, तो यहां पर क्या होगा कि हमें 10 लोगों को अगर वेंटिलेटर्स देने हैं तो वहां पर स्केर्स रिसोर्स हो गए कि हमारे पास वेंटिलेटर्स सिर्फ 10 हैं, और 10 लोग अगर हमें पता चल जाए जो सबसे ज़्यादा बीमार हैं और जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, तो वो स्केर्स रिसोर्सेज जो है वो हम प्रॉपर जगह पर एलोकेट कर सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट को भी किसी भी चीज़ के लिए अकाउंटेबल आप होल्ड कर सकते हैं। अगर वो चीज़ गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट के अंडर में कोई चीज़ है लेकिन वो इफेक्टिवली नहीं हो रही है, तो आप ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसके अकाउंटेबल हेल्ड किया जाए। साथ में इंडिविजुअल्स को भी एक पावर मिलता है, इंडिविजुअल्स भी एम्पावर होते हैं अगर इस तरीके का डेटा इकट्ठा किया जाता है। तो इसमें अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा आप इकट्ठा कर सकते हैं, बर्थ हो गई, मैरिज, डेथ, इन सारी चीज़ों से आपको पॉपुलेशन की हेल्थ, एजुकेशन और टैक्स रिकॉर्ड के बारे में पता चल जाएगा। सेंसस डेटा, जिस तरीके से जनगणना होती है उससे संबंधित समझ लीजिए। कोई आपको पर्टिकुलर एरिया में अगर मान के चलिए कितने लोग जो हैं वो कलर ब्लाइंड हैं, या फिर कितने लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर एक्स एज से बड़े हैं, ये निकालना है तो आप सैंपल सर्वेइंग कर सकते हैं। उसी तरीके से जियो स्पेशल डेटा अगर कलेक्ट करना है आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह का, तो वो भी आप कर सकते हैं और वो भी पब्लिक इंटेंट डेटा के अंदर आएगा। सवाल आता है कि ये जो रिपोर्ट आई है 2021 में, आखिर ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इसका क्या मायना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी और डिलीवरी दोनों इंप्रूव हो सकती है। प्रायोरिटाइजेशन स्केर्स रिसोर्सेज का, जो कम चीज़ें उनको प्रायोरिटाइज कर दिया, अकाउंटेबल बना दिया गवर्नमेंट को, और साथ में सर्विस डिलीवरी बढ़ गई। एग्जाम्पल मैंने दिया था और यहाँ पर आप कोविड का एग्जाम्पल ले लीजिए। मान के चलिए जो कोविड से संबंधित ऑक्सीजन की ज़रूरत है या फिर और भी इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है, आप उसको टारगेटेड ग्रुप तक पहुँचा सकते हैं क्योंकि वो रिसोर्स जो है वो कम है। इसके अलावा हमें अगर मॉनिटरिंग करनी है किसी भी एक पर्टिकुलर काम की, जो काम है वो किस तरीके से चल रहा है, उसकी प्रोग्रेस क्या है, तो ये सब चीज़ें भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। और ये अगर आप मॉनिटर करेंगे तो जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको लागू करने में, उनको उन तक पहुंचने में हमें आसानी होगी, ये इस रिपोर्ट के अनुसार हम मान सकते हैं। इसके साथ में एक और बात आपको समझने की ज़रूरत है कि जैसे ही अकाउंटेबिलिटी आएगी या फिर मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन और पॉलिसी मेकिंग होगी, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ने वाली है गवर्नेंस में। और अगर ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी तो आप इससे ये समझिए कि जो कैंडिडेट है वो अपने वोटर्स को, जो उनके इलेक्शन में खड़े प्रत्याशी हैं, उनको भी चुन पाएंगे, उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अगर उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसके बारे में पता चल जाएगा। जैसे बहुत सारे अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि जो क्रिमिनल्स है वो चुन के ना आए, वो पार्लियामेंट में ना आए, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लीडर ना आए। तो ये सब कैसे पता चलेगा जनता को, जब एक प्रॉपर एक डेटा होगा, एक पूरा चार्ट बना होगा उनके पूरे करियर के ऊपर, और वो चीज़ यहाँ इस पब्लिक इंटेंट डेटा से हो सकती है। तो आप इसको मेंस में यूज़ कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि डी क्रिमिनलाइजेशन करना है अगर आपको पॉलिटिक्स में से आपको क्रिमिनल्स को बाहर करना है, तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके का एक प्रॉपर पब्लिक इंटेंट डेटा डेवलप करने की भी बात रख सकते हैं। एक पॉइंट आपको मेंस के लिए मिल गया। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।